आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। 29 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को नताइज का होगा ऐलान। हिंद न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत की मौजूदगी में मुआहदा तय। हिंद न्यूजीलैंड शराकत दारी तारीखी लम्हा। आजाद तिजारती मुआहदे पर वजीर आजम ने किया मसरत का इजहार। घरेलू स्टॉक मार्केट्स में 3 दिन बाद आई तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 1% इजाफे के साथ हुए बंद। मुज़ाकिरात के लिए ईरान की जानिब से अमेरिका को मशरूत पेशकश। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की सेंट पीटर्सबर्ग आमद। अब्बास अराग़ची सदर पुतिन व दीगर से मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे बातचीत। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम आज खत्म हो गई, जहां 29 मई को दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग होगी। इंतखाबात में दरअंदाजी, बदउनवानी और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर बीजेपी और टीएमसी के दरमियान शदीद सियासी लड़ाई हुई थी। दोनों जमातों ने 142 हलकों में वोटरों से बेशुमार वादे किए। बंगाल में पहले मरहले में 152 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। मुहिम के दौरान बीजेपी क़ियादत ने हुक्मरान टीएमसी पर मगरबी बंगाल को दरअंदाजी के गढ़ में तब्दील करने का इल्जाम लगाया, जबकि ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी पर तकसीम की सियासत करने, रियासत को तकसीम करने की कोशिश करने और मछली और अंडों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी का इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई लीडरों ने रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाई। वहीं दूसरी जानिब टीएमसी के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सयानी घोष ने पुरजोश अंदाज में मुहिम की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मर्तबा अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर कई अहम लीडरों ने भी मुहिम चलाई। मगरबी बंगाल पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली कम्युनिस्ट जमातों ने भी अपने वजूद को बचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। वाज़ेह है कि आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ मगरबी बंगाल में भी वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात में पीर को एक नए दौर का आगाज हुआ। दोनों ममालिक ने एक तारीखी आज़ाद मुआहदे पर दस्तखत किए, जो तिजारत, सरमायाकारी और रोजगार के शोबों में गहरी तब्दीलियां लाने के लिए तैयार है। इस अहम मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और उनके न्यूजीलैंड के हममनसब टोड मैकले की मौजूदगी में दस्तखत हुए और इस मुआहदे को आलमी मंडी में हिंदुस्तानी मईशत और बरामद कुरिंदगान के लिए एक बड़ी सिफारती और इक़्तिसादी फतह समझा जाता है। SFTA की सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी रफ्तार है। मुज़ाकिरात जो 16 मार्च 2025 को शुरू हुए थे, रिकॉर्ड 9 महीनों में मुकम्मल हुए। इस मुआहदे की निफाज के साथ हिंदुस्तान को फौरी तौर पर तमाम टेरिफ फ्री मसनूआत पर 100% ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी। इसके नतीजे में न्यूजीलैंड को हिंदुस्तानी बरामदात का 100% टेरिफ के साथ मशरूत नहीं होगा। फिलहाल न्यूजीलैंड हिंदुस्तान से बरामद होने वाली तकरीबन 450 मसनूआत पर 10% ड्यूटी लगाता है। नए मुआहदे के तहत ये ड्यूटीज खत्म कर दी जाएंगी, जिससे टेक्सटाइल और मलबूसात, चमड़े के सामान, टोपियां, सेरामिक्स, कालीन और गाड़ियों और उनके पुर्जों की हिंदुस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। और इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत की सताइश की और इसे दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी में एक तारीखी लम्हा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि FTA दोनों ममालिक की तरक्याती शराकतदारी में बेमिसाल रफ्तार का इजाफा करेगा। इन्होंने कहा कि यह गहरे एतमाद, मुश्तरका अक़दार और अज़ाइम की अक्कासी करता है जो दोनों कौमों को बांधते हैं। वजीर आजम ने कहा कि इस मुआहदे से किसानों, नौजवानों और खवातीन कारीगरों, स्टार्टअप्स, तुलबा और इख्तिराकारों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि
इससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी, मौके पैदा होंगे, तमाम शोबों में हम आहंगी को गहरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड की तरफ से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी का अहद ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद मजबूत करेगा, जिससे दोनों ममालिक के लिए मजीद खुशहाल और मुतहर्रिक मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज हिंदुस्तान न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने की सताइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह मुआहदा मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी कायम करेगा, सरमायाकारी को फरोग देगा और हिंदुस्तानी बरामद कुरिंदगान के लिए मार्केट तक रसाई में इजाफा करेगा। एफटीए पर दस्तखत को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ताल्लुकात के लिए एक संग-मील करार देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एफटीए इख्तिराकारों, सनतकारों, किसानों, एमएसएमईज़, ख़वातीन और नौजवानों के लिए नए मौके भी खोलेगा। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कौमी देही रोजी रोटी मिशन के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए श्रीनगर से 24 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को 4,568 करोड़ रुपये का फंड भेजा जाएगा। मरकजी वज़ीर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करना है। शिवराज सिंह ने कहा है कि फ़ंड्स का मकसद खवातीन की कारोबारी सलाहियत और ज़रिए माश को बढ़ाना है और इसके अलावा खवातीन की खुद मदद ग्रुप को मजबूत करना भी एक अहम मकसद है। सड़कें भी बनाई जाएंगी, लेकिन कल एक काम और श्रीनगर से करने वाले हैं। अक्सर दिल्ली से राज्यों को पैसा भेजा जाता है। हमने तय किया जो बहनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है NARLM, तो हमको बहनों को पैसा भेजना था उसके लिए। तो कल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,568 करोड़ रुपए की राशि यहां श्रीनगर से भेजी जाएगी। अब श्रीनगर से राशि भेजने का काम भी होगा ताकि राज्यों में पैसा यहां से जाए और उन राज्यों का भी विकास हो और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे। और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 24 अप्रैल को बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह कौम के मफाद में है। रेखा गुप्ता ने बड़े पैमाने पर पार्टी से बाहर निकलने को बराह रास्त धक्का करार दिया, जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आमरीयत भी करार दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि राघव चड्ढा के अलावा आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहने और स्वाति मालीवाल ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि हर कोई वक्त के साथ अक्ल हासिल करता है और वज़ीर आज़म मोदी के तहत मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई काम की हौसला अफजाई की। सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए समेत राघव चड्ढा जी, स्वाति मालीवाल जी, मैं उनका स्वागत करती हूं और देश हित में राष्ट्र निर्माण के लिए जितने ईमानदार हाथ जुड़े, जो कि सच में राष्ट्र प्रथम की भावना से जुड़े हों, नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़े हैं, उतना बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो देश से ना प्यार रखते, ना सेनाओं का सम्मान रखते और देश की जनता के गुनहगार हैं, उनको पूरी तरीके से अलग थलग किया जाना चाहिए और बाकी सभी लोग देश हित में जुड़ें। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रियासत में इंतखाबात के दौरान जायद तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने के मामले पर मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा MP संजय राउत ने ममता बनर्जी के उस मौक़िफ़ की हिमायत की है। संजय राउत ने कहा कि जहां आवाम की सिक्योरिटी के लिए जायद तादाद में फौज होनी चाहिए, वहां फौज नहीं है, लेकिन बीजेपी और मोदी को बंगाल में इंतखाबात जीतने हैं, इसलिए उन्होंने यहां 2 लाख से ज्यादा नीम फौजी दस्ते तैनात किए हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर इसी तरह की सिक्योरिटी पहलगाम में रखी जाती तो 26 मासूम लोगों की जानें नहीं जाती, लेकिन बीजेपी को आवाम से नहीं, सिर्फ इंतखाबात जीतने से मतलब है। प्रॉपर पुलिस सिक्योरिटी होती तो हमारे 26 पर्यटक मारे नहीं जाते। जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था थी कश्मीर में, पहलगांव में, अगर पुलवामा में गृह मंत्रालय ने कोई बंदोबस्त किया होता सिक्योरिटी का, या जो वहां के गवर्नर ने फ्लाइट मांगे थे उनके लिए, तो हमारे 40 जवानों की हत्या नहीं होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपने 2 लाख से भी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में लाए, बिठाए।
तो ये ममता दीदी का जो प्रश्न है वो एकदम सही है। जहां पुलिस चाहिए, जहां सिक्योरिटी चाहिए जनता की सुरक्षा के लिए, वहां नहीं है, वहां नहीं है। लेकिन जहां जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चुनाव जीतना है, आपको राजनीति करनी है, आपको वोटर्स के ऊपर दबाव लाना है, तो सशस्त्र पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स लाखों की संख्या में आप पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लाते हैं। ये ठीक नहीं। गरीब जनता मारी जाएगी कश्मीर में, मणिपुर में। आप मणिपुर में भेजिए ना पैरामिलिट्री फोर्स। जिस तरह से इस चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल पश्चिम बंगाल में घूम रहे थे, ओपन जिप में रैली निकाल रहे थे। अब जाइए मणिपुर में, देखिए क्या हो रहा है। वहां भी रैली निकालिए, लोगों को थोड़ा सा साहस दिखाइए, लेकिन नहीं। जहां चुनाव है वहां मोदी जी और शाह जी जाएंगे। जहां चुनाव है वहां की सरकार और वहां के अपोजिशन के ऊपर दबाव डालने के लिए लाखों की संख्या में अर्धसैनिक बल। आलमी शहर में बेहतरी और कलीदी कंपनियों में खरीदारी की वजह से 3 दिन की कमी के बाद पीर को घरेलू स्टॉक मार्केट्स में तेजी आई है। सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 1% के इजाफे के साथ बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा के हिस्स में जबरदस्त खरीद ने बेंचमार्क इंडेक्स को फरोग दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के आसार ने भी जज्बात को बढ़ावा दिया। दरियासना आलमी तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.5% से ज्यादा बढ़कर तकरीबन $108 फी बैरल पर पहुंच गई है। 30 हिस्स वाला BSE सेंसेक्स 639 पॉइंट्स बढ़कर 77,303 पर बंद हुआ, जबकि 50 हिस्स वाला NSE निफ्टी 194 पॉइंट्स बढ़कर 24,092 के करीब बंद हुआ। सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा सेंसेक्स मार्केट में फायदा उठाने वालों में शामिल थे, जबकि एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, ICICI बैंक और इंटरनल लिमिटेड सबसे ज्यादा खसारे में रहे। Some of the key stocks, they displayed some fantastic unexpected results. So the market is also reacting to stock specific movement, which led to overall improvement in the sentiment. So despite the fact that rupee is still under pressure, despite the fact that crude oil is high, so sometimes, I would say the domestic factors or fundamentals, they override the global macro factors. This was one of those days, and the market closed in the green. And also, the noises of war are sort of subsiding. The talks not happening. Donald Trump heading for the War Power Act deadline in America. What is going to happen in the next 2-3 days? Although there are very aggressive statements coming from Iran. मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद गर्मी का शिकार है। कई इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से काफ़ी बढ़ गया है। मैदानी इलाकों से लेकर सहराई पट्टी तक गर्मी की लहरें उरूज पर हैं। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया है, ताहम कुछ रिलीफ की तवक्को है। हिंदुस्तान की महकमे मौसमियात ने मौसम में तब्दीली की पेशनगोई की है, जिससे आने वाले दिनों में अहम राहत मिल सकती है। माहिर मौसमियात नरेश कुमार ने कहा कि इस वक्त वस्ती हिंदुस्तान समेत पूरा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान हीट वेव की लपेट में है। आने वाले दिनों से मुतालिक पेशनगोई की गई है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत-ए-हाल अगले 24 घंटों तक बरकरार रहेगी, जबकि कल आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया हीट वेव की गिरफ्त में है, और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो यही अनुमान है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो सिनेरियो नेक्स्ट 24 घंटे बना रहेगा, आज के लिए बना रहेगा, और कल से ग्रेजुअली जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो वेस्टर्न हिमालय रीजन को आज से ही प्रभावित करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ आज से ही रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, और प्लेन्स में उसका इम्पैक्ट जनरली कल से देखा जाएगा। कि अगले 24 घंटों के लिए खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और आसपास के जिलों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में, खासकर दक्षिण पूर्वी और उत्तरी खासकर में, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हीट वेव की संभावना अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगले 2-3 दिन राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, आंधी और हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग खत्म करने की एक मशरूत पेशकश की है, जिसके तहत ईरान जौहरी प्रोग्राम फिलहाल रोकने के लिए तैयार है अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करे और तवील मुद्दती या मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक करे। ईरान ने तजवीज़ दी है कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी पाबंदी खत्म कर देगा, बशर्ते कि ईरान पर आयद इक़्तिसादी व बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और जंग का खात्मा किया जाए। इसके साथ ईरान ने यह भी कहा है कि इसके जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अगले मरहले में किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची पीर की सुबह रूस के दौरे पर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। तवक्को है कि वो रूसी सदर पुतिन और दीगर हुकाम से आला सतही मुज़ाकरात करेंगे। अराग़ची ने अमेरिका पहले दौर के मुज़ाकरात की नाकामी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का ये रूस का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं और खित्ते में कशीदगी बरकरार है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रूस का ये किरदार ईरान के लिए एक अहम सिफारती सहारा साबित हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इस दौरे का मकसद जंग की मौजूदा सूरत हाल, अमेरिका और इजराइल के साथ तनाज़ा और आइंदा सिफारती हिकमत अमली पर रूस के साथ हम आहंगी पैदा करना है। अराग़ची ने कहा कि पहले दौर के मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई थी, लेकिन वाशिंगटन के गलत तर्ज अमल और बेजा मुतालबात की वजह से बातचीत का अमल कामयाब ना हो सका। उनका कहना था कि अमेरिका का रवैया तामीरी मुज़ाकरात के बजाय दबाव डालने पर मबनी रहा, जिसकी वजह से बातचीत ताअत्तुल का शिकार हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हालिया मुलाकातों में माजी के मामलात का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़े कर और मुमकिना शराइत पर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और रूस के दरमियान इलाक़ाई और आलमी उमूर पर करीबी मशावरत जारी है और मौजूदा हालत में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता और हम आहंगी निहायत अहम इख्तियार कर चुकी है। ईरान, रूस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती सिफारती सरगर्मियाँ खित्ते में कशीदगी कम करने और मुमकिना मुआहदे की राह हमवार करने की कोशिशों का हिस्सा है। इससे पहले अराग़ची ने वसी सिफारती कोशिशों के तहत ओमान का दौरा भी किया, जहां सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की। ईरान ओमान के साथ मिलकर हुर्मुज़ में एक टोलबूथ बनाने का मंसूबा रखता है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ का एक सिरा ओमान में है। ईरान को ये भी खदशा है कि अमेरिका ओमान में अपना फौजी अड्डा कायम कर सकता है, इसीलिए ईरान ने मुश्तरका टोलबूथ की तजवीज़ दी है। आबनाए हुर्मुज़ अब भी बंद है और ईरान के पसदारान इनकलाब ने कहा है कि इस पर कंट्रोल रखना उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में पेश आए व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़ये ने अमेरिका में सिक्योरिटी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमला आवर कोल एलन ने हमले से कुछ लम्हे कबल अहल खाना को 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल पैगाम लिखा, जिसमें उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असासन करार दिया। हिल्टन होटल में करस्पॉन्डेंट्स डिनर के हमलावर 31 साला कोल एलन को बॉल रूम तक पहुंचने से पहले ही काबू में कर लिया गया था। ताहम उसने सिक्योरिटी चेक पॉइंट को कैसे अबूर किया, इस पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका में सिक्योरिटी इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। हमलावर ने वाक़े से चंद मिनट कबल अपने अहले खाना को तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल पैगाम भेजा, जिसमें उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन करार दिया। उसने अपने वालिदैन, साथियों और बेगुनाह अफराद से माजरत भी की और कहा कि वो अमरीकी पॉलिसियों से शदीद नालान था। एलन ने दावा किया कि उसके निशाने पर ट्रंप इंतज़ामिया के आला ओहदेदार शामिल थे, जबकि उसने ये भी लिखा कि वो होटल में किसी मुश्किल के बगैर दाखिल होने पर हैरान था और अगर वो किसी गैर मुल्की एजेंट की तरह होता तो बाआसानी मजीद नुकसान पहुंचा सकता था।
डिनर के दौरान फायरिंग की आवाज़ों से तकरीब में मौजूद मेहमानों में खौफ व हिरास फैल गया और ट्रंप को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक हमलावर के पास शॉट गन, हैंड गन और चाकू मौजूद थे, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी कार्रवाई ने एक बड़े सानहे को टाल दिया। एक एहलकार जख्मी हुआ मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। तज्जिया नगारों के मुताबिक ये वाक़या न सिर्फ सिक्योरिटी खामियों को बेनकाब करता है बल्कि अमरीका में बढ़ती सियासी कशीदगी की भी अक्कासी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के 2 माह मुकम्मल हो रहे हैं। जंग में सभी फरीक़ैन को नुकसानात उठाने पड़े। ईरान को $270 अरब का नुकसान हुआ है, तो वहीं ईरान के हमलों में अमेरिकी फौजी अड्डों को ईरानी हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ, जिसकी मरम्मत पर अरबों डॉलर की लागत आने का इम्कान है। पेश इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों का जब आगाज़ किया तो दावा किया जा रहा था कि कुछ ही दिन में ईरान की फौजी और सियासी ताकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप के दावों के बावजूद ना तो ईरान की फौजी ताकत ख़त्म हुई और ना ही अमेरिका पूरी तरह जंग जीत पाया। इसके बरखिलाफ ईरान ने 28 फरवरी से जारी जंग के बाद खित्ते के कई ममालिक में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया। ईरान ने ये हमले कम अज़ कम 7 ममालिक के अहम फौजी मराकज़ पर किए, जिनमें असलहा ज़ख़ीरा करने वाले गोदाम, कमांड सेंटर्स, तैयारा हैंगर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। हमले इतने ज़बरदस्त थे कि इनमें रनवेज, रेडार सिस्टम्स और बाज़ फौजी तैयारे भी मुतासिर हुए, जो कि फौजी हरकत और निगरानी के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। ईरान के हमलों ने अमरीकी फौजी तनसीबात को तवक्को से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी हुक्काम और तज्जिया निगारों के मुताबिक खिलीजी खित्ते में कायम अमरीकी अड्डे और फौजी साजो सामान ईरानी हमलों की शिद्दत से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में नुकसान की जो तफसीलात सामने आई थीं, मौजूदा सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा संगीन बताई जा रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फौजी तनसीबात की बहाली और मरम्मत पर अरबों डॉलर लागत आने का इम्कान है। अमरीका के F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 थंडरबोल्ट 2 जैसे जदीद और अरबों डॉलर लागत के लड़ाका तैयारे भी हमलों की जद में आए। ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात अब तक अमरीकी महकमा दिफा ने जारी नहीं की। अमरीकी फौजी क़यादत की जानिब से मालूमात के फुकदान पर सियासी हलकों में तशवीश बढ़ने लगी है। पेंटागन ने अब तक ये वाज़ेह नहीं किया कि ईरानी हमलों से असल में कितना नुकसान हुआ। हत्ता कि खित्ते में फौजी ऑपरेशंस की निगरानी करने वाली अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी नुकसानात की तफसील पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। शफाफियत के फुकदान पर कुछ रिपब्लिकन कानून साज शदीद बरहमी और मायूसी का इजहार कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कई हफ्तों से सवालात किए जाने के बावजूद लेकिन कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा, जबकि पेंटागन रिकॉर्ड बजट मांग रहा है। सिर्फ जंग के पहले हफ्ते में ही अमेरिका $11 अरब से ज़्यादा खर्च कर चुका है, जबकि जंग से कबल सदर ट्रंप ने $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट का मुतालबा किया था, जो पिछले साल के मुकाबले में 50% से ज़्यादा है। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस पहले ही साल 2026 के लिए $838.5 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर चुकी है। इत्तलात के मुताबिक पेंटागन अमरीकी कांग्रेस से ईरान के खिलाफ जंगी इखराजात के लिए 200 अरब से ज़ायद फंड्स तलब कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ते इखराजात और मालूमात की कमी अमरीकी पॉलिसी साजी पर अहम सवालात खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इसराइल की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। 2 साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुत्तहिद होने का फैसला किया है। इसराइल के सीनियर सियासी लीडर्स नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड ने अगले इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने का ऐलान किया। इस इत्तेहाद की क़ियादत नफ्ताली बेनेट करेंगे। इससे कबल सन 2021 में बेनेट और लापिड ने एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी, जिसने नेतन्याहू के 12 साला दौरे इख्तिदार का खात्मा किया था और 1 साल के लिए बेनेट वज़ीर आज़म रहे। ताहम बाद में इत्तेहाद टूट गया और लापिड ने अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर 6 माह तक जिम्मेदारियां निभाई, जिसके बाद होने वाले इंतखाबात में नेतन्याहू दोबारा इख्तिदार में आ गए। मशरिकी बहरुल काहिल अमरीकी कार्रवाइयाँ आज भी जारी हैं और अमरीकी फ़ौज के मनशियात बरदार किश्ती पर हमला किया गया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए हैं और अमरीकी सदर्न कमांड के इस ताज़ा हमले में एक तेज़ रफ्तार किश्ती को निशाना बनाते हुए इसे धमाके से उड़ा दिया गया, जिस पर मनशियात स्मगल करने का शुबा जाहिर किया गया था। ये कार्रवाई सदर ट्रंप की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम का हिस्सा है, जो गुज़िश्ता साल सितंबर से लातीनी अमरीका के बहरी इलाकों में की जा रही है और इन हमलों में कम अज़ कम अब तक 186 अफराद हलाक हो चुके हैं।
फौजदारी मुकदमे में इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की गवाही एक बार फिर मुलतवी कर दी गई है। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी गवाही 2 माह के वक्फे के बाद पीर को दोबारा शुरू होनी थी, लेकिन आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के वकील अमित हद्दाद ने खुसूसी सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए अदालत से कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त की, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। ताहम सिक्योरिटी खतरात या आइंदा तारीख के बारे में फौरी तौर पर कोई मालूमात दस्तियाब नहीं दी गई। इससे कबल यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू की इस हफ्ते तयशुदा पेशी को भी मनसूख कर दिया था। अदालत ने सिक्योरिटी और सिफारती वजूहात का हवाला देते हुए दिफा की दलील कबूल कर ली। अदालत ने नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में दूसरे गवाह की गवाही रिकॉर्ड करने की इजाजत दी, जिसके बाद मंगल को होने वाली समाअत भी मनसूख कर दी गई है। स्टेट अटारनी के दफ्तर ने इस फैसले की मुखालिफत करते हुए दलील दी कि वज़ीर आज़म को अदालती कार्रवाई के मुताबिक अपना शेड्यूल तय करना चाहिए ताकि जरहा जल्द मुकम्मल हो सके और ये अवामी मफाद में है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।